देखिएगा बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 3.4। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज नंबर 3.4 है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। और ये जो एक्सरसाइज है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में और सिलेबस में बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है ना, पर आना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज का। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, अब क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक स्टडी कर लेते हैं कि कहाँ हम लोग ये यूज़ करते हैं, क्या कंडीशंस यहाँ पर यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे हम लोग बात करते हैं साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए अगर 1/2, साइन थीटा की वैल्यू मान लीजिए अगर 1/2 है तो साइन यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर हम अपने चारों क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर होता है ए एस ई सी, यहाँ पर सभी पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर आपका साइन और साइन का रेसिप्रोकल मतलब कि कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अब क्या है कि जैसे साइन थीटा की वैल्यू जैसे मैंने 1/2 ली हुई है तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो साइन आपको मिल रहा है वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मिल रहा है और सेकंड में भी मिल रहा है। दोनों क्वाड्रेंट में आपको साइन पॉजिटिव मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो साइन थीटा की वैल्यू जो 1/2 है वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, दोनों जगह हो सकती है। साइन थीटा की अगर हम 1/2 वैल्यू की बात करें तो 1/2 जो होती है वो साइन 60 मतलब कि π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है ना, π/6 हो गया ना 60। ठीक है, साइन साइन दोनों साइड से हम लोग हटा देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं एंगल्स का, तो आपको थीटा मिल जाएगा अपना π/6। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके हैं, या तो आप करें 90 प्लस या फिर करें 180 माइनस। तो हम 180 माइनस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि 180 माइनस में आपको चेंज नहीं करना पड़ता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो साइन थीटा अब जो 1/2 है आप इसको लिख सकते हैं साइन π-π/6। समझ पा रहे होंगे क्यों? क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है और आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए π-π/6 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया। देखिएगा साइन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 6π - π। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 6π - π हो गया 5π, तो हो गया हमारे पास है साइन 5π/6। तो थीटा की वैल्यू आप कह सकते हैं यहाँ पर 5π/6 निकल कर आ गई। साइन और साइन हमने दोनों साइड से हटा दिया, एंगल्स का कंपैरिजन कर दिया तो हमें मिल गया थीटा इज इक्वल टू 5π/6। तो मतलब क्या है मेरे कहने का, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइन π/6 की वैल्यू भी 1/2 है, साइन 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 है। इसके अलावा और सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हम पूरा एक राउंड कवर कर लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम एक राउंड कवर करके 2π पर आ गए, 360 पर आ गए। फिर 360 के बाद वापस अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको साइन पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, साइन पॉजिटिव फिर से मिल जाएगा आप एक राउंड कवर करके जब आ जाएंगे यहाँ पर। तो साइन π/6 था ना, तो आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2π + π/6। ये भी आपका 1/2 ही निकल कर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये कितना हो गया, ये हो गया 6 × 2 = 12, ये हो गया 13 π/6। साइन साइन दोनों साइड से फिर से हटा देंगे, आपको मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 13 π/6। ए थीटा की वैल्यू ये भी आ गई जो कि 1/2 होती है। इसके अलावा मान लीजिए 2π यहाँ पर हो गया, 2π के पास 90, 360 + 90 मतलब 450, फिर 2π तो ये हो ही गया, प्लस ये यहाँ से यहाँ तक π/2 हो गया, तो कितना हो जाएगा अपने पास 5π/2। तो अगर 5π/2 प्लस कुछ करेंगे वहाँ पर भी आपको साइन 1/2 पॉजिटिव मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में फिर से आपको साइन पॉजिटिव मिलेगा, 1/2 मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए साइन π/6 की वैल्यू 1/2 है, साइन 5π/6 की वैल्यू भी 1/2 है, साइन 13π/6 की वैल्यू भी 1/2 है। उसके अलावा यहाँ पर आएंगे फिर 1/2 मिल जाएगा। फिर मैं सेकेंड राउंड कवर करके फिर यहाँ पर वापस से लौट कर आ जाऊँ, मतलब 2π दो बार है ना, तो 4π, तो 4π + π/6 तो कितना हो जाएगा 25π/6। ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको साइन 1/2 मिल जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक पर्टिकुलर एंगल पे कोई वैल्यू नहीं होती, कई सारे एंगल्स पर वो वैल्यू हो सकती है, कई सारे एंगल्स पर। तो इसी के लिए क्या है कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बना दी गई है ना, और जो है उनको हम सॉल्व करके बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा थीटा है, जो भी हमारा एंगल है,
उसकी हम वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यूज़ दो तरीके से निकलती हैं, एक तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकलती हैं, जैसे 1/2 sin π/6 की वैल्यू हो गई, है ना। उसके अलावा और भी कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उन सब के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी गई है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बना दिए गए हैं। साइन के लिए अलग है, कॉस के लिए अलग है, टेन के लिए अलग है। तो उस काइंड की सॉल्यूशन को बोलते हैं, जैसे ये तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जैसे हमने निकाल दी, ये तो कहा जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं थीटा की, एंगल की। उसके अलावा एक जनरल सॉल्यूशन भी होता है। जनरल सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर ये सारे कवर हो जाएंगे, है ना। जितनी सारी वैल्यूज ये निकल रही हैं, आप देख पा रहे कितनी सारी वैल्यूज निकल रही है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, तो ये सारी वैल्यूज वहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो इस काइंड के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो अब जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों की स्टडी इस एक्सरसाइज में हमको करनी है, ठीक है ना। चलिए देखिए समझिएगा। देखिए पहले हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपको पता ही है कि साइन में 1/2 sin π/6 की वैल्यू है, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा साइन 5π/6 भी हमने निकाल ली थी। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में, तो कहीं अगर कहीं पर भी ऐसा आ जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है ना। जैसे भी पीछे हमारे पास आया था साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 था ना, वही साइन थीटा इज इक्वल टू जैसे मान लीजिए कि साइन अल्फा आ जाता है, तो यहाँ पर जो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, मैं सबके जनरल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, ये n है, अल्फा। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, और यहाँ पर n जो है एक इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 1/2 का एग्जांपल लिया था, वापस से वही लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वापस से अगर वही लेकर चलते हैं तो ये देखिएगा जरा समझिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 था, तो आपकी थीटा की वैल्यू सिंपली π/6 आ गई थी। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ हमने कोई राउंड तो मारा नहीं, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कंडीशन हमारे पास थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 0, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाता है आपका π/2, यहाँ पर हो जाता है आपका पाई, यहाँ पर हो जाता है आपका 3π/2, और यहाँ पर हो जाता है आपका 2π। ये आपकी कंडीशन निकल कर आती है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, ये आपको बात क्लियर है कि अगर कहीं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है, तो आप इसको लिख देते हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, तो सिंपली आपकी वैल्यू जो है π/6 निकल कर आ जाती है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, समझिएगा, देखिए कंडीशन क्या निकल कर आ जाती है कि तो देखिए अब यहाँ पर मैंने बताया कि n कोई इंटीजर हो सकता है। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर n की प्लेस पर जरा 0 डालकर देखिएगा जरा, है ना। तो जो आप यहाँ पर n की प्लेस पर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 समझने की कोशिश करिएगा जरा, बस सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि हाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आया कैसे। n की प्लेस पर 0 डाला, और अल्फा हमारे पास कितना है, π/6 है, राइट, π/6, ये तो 0 हो गया, ठीक है ना। -1 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू π/6 आ गया। आप जरा n की प्लेस पर 1 डालिए, इसमें आप n की प्लेस पर 1 डालिए जरा, तो कितना हो जाएगा 1 × पाई, 1 × पाई प्लस यहाँ पर डालेंगे तो -1 टू द पावर 1, और अल्फा हमारा π/6 था, 1 × पाई तो पाई हो जाएगा, -1 की पावर 1 है तो माइनस हो गया डायरेक्टली। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 5π/6, π/6 भी आ गया, 5π/6 भी आ गया। समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से आप। देखिए मतलब वही तो कंडीशन आ गई, 5π/6 भी आ गया, π/6 भी आ गया। n की प्लेस पर 2 डालेंगे तो आपकी अगली वैल्यू आ जाएगी जो हमने निकाली थी। मतलब यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू अगर आप डालते चले जाएंगे तो आपको थीटा की वो सारी वैल्यूज़ पता चलती चली जाएंगी जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर आ जाता है तो ये जो मैंने लिखा है ये इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो सभी के लिए ऐसा है, कॉस के लिए भी अलग होता है, टेन के लिए अलग होता है। तो मैं सारे आपको लिख कर देता हूँ जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आ जाता है, ये तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अगर कहीं आ जाता है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा,
तब आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है ना। अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा होता है तो, अगर कहीं आ जाता है टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा, मैं जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है ना, टेन एल्फा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको यूज़ करनी है जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस एल्फा, ये हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा के लिए। अच्छा, अब ये तो नॉर्मल साइन कॉस टेन के लिए। बाकी अच्छा एक बात और है, कोसेक सेक और कॉट के लिए कोई जनरल सॉल्यूशन आपको याद नहीं करना है। अगर कोसेक सेक कॉट कहीं आ जाते हैं तो आप उन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद आप ये सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कहीं आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, तो आपको थीटा इज इक्वल टू याद रखना है n पाई प्लस माइनस एल्फा, अगर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा होता है तो। और अगर कहीं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा, सेम है दोनों का। और अगर कहीं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा होता है तो भी थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस एल्फा, ठीक है ना। स्क्वायर वाले केस में तीनों सेम है, और जनरल कंडीशंस में साइन के लिए अलग है, कॉस के लिए आपका अलग है, और टेन के लिए आपका अलग है। तो आपको ये कंडीशंस याद रखनी है, ठीक है। जरा इन फिल कर देते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर ये क्लियर हो गई तो एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाने वाली है आसानी से। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। टेन थीटा नहीं है, टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री आपको दिया हुआ है, और हमें इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों ही जो है फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है और जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट थ्री के बारे में और टेन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, टेन आपको दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मिलेगा। कौन कौन से क्वाड्रेंट में, देख तो यहाँ पर भाई ये तो ऑर्डर होता है ए एस टी सी। एक तो यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, एक यहाँ पर टेन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो रूट थ्री जो है वो टेन में आपका 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब कि पाई बाय थ्री की वैल्यू होती है। तो आप इसे लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाय थ्री। टेन टेन दोनों साइड से हट जाता है, एंगल्स का कंपैरिजन करते हैं तो एक तो एक्स की वैल्यू आपको पाई बाय थ्री मिलेगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ और टेन पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर भी तो टेन पॉजिटिव मिलेगा। तो इस क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हैं, या तो आप 180 प्लस कर दें या फिर 270 माइनस कर दें। तो 180 प्लस ही चूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा रूट थ्री और कहाँ आपको मिलेगा, तो देखिएगा टेन एक्स इज इक्वल टू इस वाले क्वाड्रेंट में, तो हम इसको लिख देते हैं टेन पाई प्लस पाई बाय थ्री, क्योंकि पाई बाय थ्री पे ही रूट थ्री है, टेन की वैल्यू पाई बाय थ्री पे ही रूट थ्री है, तो पाई प्लस पाई बाय थ्री आपको बस यहाँ पर कर देना है। तो टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई प्लस पाई बाय थ्री, टेन टेन दोनों साइड से हट जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई, तो ये 4 पाई हो गया, 4 पाई बाय थ्री। ये दोनों तो इसके जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। अब हम जनरल सॉल्यूशन अगर निकालते हैं, ये दोनों क्या हैं इसके, याद रखिएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल और जनरल ही बोला था उन्होंने, बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद जनरल, जनरल सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, अभी हमने बात की रूट थ्री कितने की, 10 पाई बाय थ्री की वैल्यू। तो अगर कभी भी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है, तो मैं जनरल सॉल्यूशन क्या बताया था आपको, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा।
तो थीटा ये पर एक्स यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, एल्फा मतलब पाई बाय 3, ये रहा, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, एन पाई प्लस पाई बाय 3, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। और बाकी ये दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। और देखिए अभी आगे और आगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है sec x इज इक्वल टू 2, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, sec x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा अब देखिए जो 2 जो होता है sec में कितने की वैल्यू होती है, जरा इसके बारे में पहले तो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए जो हमारा 2 है वो मतलब sec बेसिकली क्या है, cos का रेसिप्रोकल होता है ना। तो cos में अगर देखें हम लोग तो जो 2 है वो cos 6 मतलब 1/2 जो है cos 60 की वैल्यू होती है। तो 2 जो होगा वो sec 60 की वैल्यू हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का मतलब आप, ये जो है 2 sec में 60 की वैल्यू होती है ना। तो आप यहाँ पर देखिएगा sec x इज इक्वल टू 2 का आप लिख सकते हैं 60 मतलब कि sec पाई बाय 3, sec sec दोनों साइड से हटाइए, आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाय 3। sec से sec काट मत दीजिए, काटना नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए क्वाड्रेंट की बात करें तो एक तो sec यहाँ पॉजिटिव है, दूसरा यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आने की भी ये तो तरीका ना, ASTC, C और मतलब cos और cos का रेसिप्रोकल मतलब कैस sec, ये दोनों यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आने के दो तरीके हैं, या तो 2 पाई माइनस करें या फिर 270 प्लस करें, यानी 3 पाई बाई 2 प्लस करें। तो हम 2 पाई को चूज़ करेंगे, 2 पाई में चेंज नहीं करना पड़ता। एक तो सॉल्यूशन ही हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो देखिएगा पाई बाय 3 है ना, तो आपको इसे क्या लिखना है, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। कितना हो गया देखिएगा, 3 2 6, 5 पाई बाय 3। तो sec sec दोनों साइड से हट जाएगा, x विल बी इक्वल टू 2 5 पाई बाय 3। x की दो वैल्यूज आपके पास निकल कर आ चुकी हैं जो कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, ठीक। देखिए कंडीशन क्या आ जाती है कि मैंने बताया था कि sec के लिए, cot के लिए, cosec के लिए आपको जनरल सॉल्यूशंस नहीं याद है, तो आप इसे पहले cos में बदलिए। तो sec x है ना, आप इसको लिख दीजिए cos x, मतलब बेसिकली रेसिप्रोकल कर रहा हूँ मैं दोनों साइड। तो sec का रेसिप्रोकल cos हो गया और 2 का रेसिप्रोकल हो गया आपका 1/2 cos में cos 60 मतलब cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। अच्छा जनरल सॉल्यूशन वाला भी मैंने जो पीछे लिखा था ज़रा आप उस पर अटेंशन दीजिएगा। अगर कहीं भी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ जाता है, कहीं पर भी अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ जाता है तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है और ये दोनों इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई जरा सा भी डाउट होगा नहीं, ठीक है। चलिए और कंफ्यूजन दूर करता हूँ, थर्ड वाला देख लीजिए। ये देखिए हमारे पास cot x इज इक्वल टू -√3 है ना। ये हमारे पास cot x इज इक्वल टू -√3। अच्छा अब देखिए जो -√3 है, ठीक है, या आप एक काम कर लीजिए, अगर आपको cot थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं लग रहा, 10 लग रहा है, तो आप 10 में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। तो आप दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो इसका हो जाएगा आपका 10x और -√3 का हो जाएगा -1/√3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखिएगा 1/√3 की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो 10 में जो 1/√3 होता है वो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब कि पाई बाय 6 है ना, पाई बाय 6। तो लेकिन यहाँ पर तो माइनस है, तो 10 आपको नेगेटिव माइनस में कहाँ मिलता है, एक तो यहाँ दूसरा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ पर और यहाँ पर मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों जगह पर आपको जो tan है वो आपको नेगेटिव मिलने वाला है। तो 1/√3 जो होती है tan π/6 की वैल्यू होती है, लेकिन आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए हम क्या करें, या तो हम पाई माइनस करें या फिर π/2 प्लस करें। तो हम तो पाई माइनस चूज करते हैं, चेंज नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा tan x, ठीक है, tan कितने की वैल्यू थी ये π/6 की, तो पाई माइनस π/6 क्योंकि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं ना। तो tan दोनों साइड से हट जाएगा, x विल बी इक्वल टू ये कितना हो गया 5π/6। एक तो x की वैल्यू आपके पास 5π/6 निकल कर आएगी जो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। दूसरा देखिए, हम यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 2π माइनस कर देते हैं। करना क्या होता है, पहले आप ये देखिए कि 1/√3 tan में कितने की वैल्यू है, π/6 की वैल्यू है। बस उसको ही पाई में प्लस 2π में माइनस, उस तरीके से हम लोग बस उसको चेंज करते रहते हैं। इसको लिखेंगे 2π माइनस π/6 क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। तो tan दोनों साइड से हट जाएगा, ये कितना हो गया 11π/6 हो गया ना, 6 2 12 माइनस 1 11π/6। तो ये और ये दोनों इसके जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकल कर आ गए हैं। अब जनरल सॉल्यूशन देखिएगा, देखिए जनरल सॉल्यूशन कभी भी आपको निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो छोटा वाला एंगल आया उसको यूज़ करिए। देखिए बताता हूँ कैसे, जैसे इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। -1/√3 tan π/6 की 5π/6 की वैल्यू है ना, तो आप इसको लिखिए tan 5π/6 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें तो -5/6 भी दे सकते हैं लोग आंसर। 3.4 का थर्ड। आज तो देखिएगा, अब मैं आपको क्या बता रहा था, tan x = tan छोटी वाली वैल्यू। देखिए ये और ये दो वैल्यूज हमारे पास आएंगे, तो आपको छोटी वाली वैल्यू लिखनी है। मतलब जनरल सॉल्यूशन के पीछे भी मैंने दोनों क्वेश्चंस में ये काम किया था कि आपको छोटी वाली वैल्यू पहले यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, तो tan θ = tan 5π/6। तो क्या होता है, tan θ = tan अल्फा अगर होता है तो θ = nπ + अल्फा। तो nπ + अल्फा, अल्फा की प्लेस पर आप देख सकते हैं आपका कितना है 5π/6 है। तो था tan θ = tan अल्फा, अल्फा की प्लेस पर आपका 5π/6 है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो बस ये काम आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, जी नेक्स्ट वाला ट्राई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड तो ये था, फिफ्थ वाला बताता हूँ, है ना। हाँ जी, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या स्टेट कर रहा है, cos 4x = cos 2x है। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको इसे सॉल्व करना है। वो ये भी लिख सकते हैं कि सॉल्व करिए, या वो ये भी लिख सकते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है ना, cos 4x = cos 2x। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, ज़रा समझिएगा। देखिए हमने पीछे बहुत सारे फॉर्मूलाज डिस्कस किए ट्रिग्नोमेट्री के। एक फॉर्मूला था हमारे पास cos 2x = 2 cos square x - 1। ठीक है ना, cos 2x = 2 cos square नहीं आ पाया। ठीक है ना, cos 2x = 2 cos square x - 1 ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है, ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि cos 2x है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पर एंगल हाफ हो जाता है इसका। समझ पा रहे हैं, हमने cos 2x ये पर डाला 2 cos square x - 1, जो भी एंगल यहाँ पर है वो एंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ हो गया ना। 2x था तो x रह गया। और देखिए अगर सेम फॉर्मूला आप लगाते हैं cos 6x के लिए,
तो जो एंगल यहाँ पर होगा एंगल हाफ हो जाएगा यहाँ पर। भाई 2x का x रह गया तो 6x है, तो अगर ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। एंगल हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज हैं। अगर आप ये सेम फॉर्मूला लगाते हैं cos 8x के लिए तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। सेम फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं cos 4x के लिए तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 4x है तो 2x माइनस 1। ठीक है, जो एंगल यहाँ पर होगा वो एंगल यहाँ पर हाफ हो जाता है। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, cos 4x की पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cos 4x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अब देखिएगा, ये आपको एक इक्वेशन दिख रही होगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, स्क्वायर है यहाँ पर। तो आप एक काम करिए cos 2x को इधर ले आइए। आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारे टर्म्स एक साइड होते थे, एक तरफ जीरो हुआ करता था, है ना। तो cos 2x को इधर ले आइए तो आपको मिलेगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। ये इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का cos 2x इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x हम पहले लिख देते हैं और ये माइनस 1 पीछे लिख दिया इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर आप चाहें तो एक तो सिंपली सीधे सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप cos 2x को y मान लीजिए, है ना। क्या कर लीजिए आप, लेट, अगर कन्फ्यूजन होगा इसको सॉल्व करने स्प्लिटिंग करने में तो आप cos 2x को y मान लीजिए तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस ये y हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको याद है स्प्लिट इन द मिडिल टर्म 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 2, तो ऐसे नंबर सोचिए जिनको माइनस करने पर तो 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 2, तो 2 और 1 हो गया। ठीक है, इसको हम लिखा करते थे 2 माइनस 1y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर, इस माइनस का ना मल्टीप्लाई y का भी, तो हो जाएगा माइनस 2y प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप देखिएगा 2y कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा y माइनस 1, इन दोनों में से 1 कॉमन, अंदर बचेगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y माइनस 1 आ जाएगा, अंदर बचेगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फॉर्मूलाज बड़े ही मस्ट हो गए हैं, अब याद करना है ना फॉर्मूला के काम नहीं चलने वाला। हाँ जी, तो इन दोनों में से y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कि एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल डालेंगे। जब इसको डालेंगे तो आपको मिलेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और जब आप इसको डालेंगे तो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, अब हमें y थोड़ी ना निकालना है, हमें तो x निकालना था ना, x में हमारा फंक्शन था। तो अब जो y हमने जिसको माना था उसकी वैल्यू डालिए, हमने y माना था cos 2x को, तो आप यहाँ पर पुट करिए cos 2x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 जो है cos में cos 0 की वैल्यू होती है, cos 2x इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। ठीक है, तो ये cos 2x इज इक्वल टू cos हो गया, ठीक है ना, cos 0 लिख दिया, और cos 2x इज इक्वल टू cos 0। अच्छा, अब आपको याद होगा कि अच्छा ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था पहले, पर सबसे पहले इसी क्वेश्चन में हमको मिल गया है। ठीक है ना, देखिए अगर cos 2x इज इक्वल टू 1 या cos 2x इज इक्वल टू cos 0 आ जाता है, तब आपको जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, समझ लीजिएगा ज़रा। अगर cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, समझिएगा मैं कहाँ बताऊँ, ये बता देता हूँ फिर इरेज कर दूँगा। अगर कहीं भी आ जाता है cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, तो थीटा की वैल्यू होती है 2n प्लस 1 पाई बाई। ठीक है, अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 आ जाता है तो आपको थीटा इज इक्वल टू इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब वैसे तो जनरल सॉल्यूशन वो था ही, जो फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था ना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वो तो है ही जनरल सॉल्यूशन। बट अगर कभी cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 आ जाता है तो इसके लिए एक स्पेशल जनरल सॉल्यूशन है कि थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ पर थीटा की जगह पर 2x है और 0 तो 0 है ही, तो थीटा मतलब कि 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2।
आपको तो x पता करना है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 था ना, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा π/4। ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकल कर आएगा। याद रखिए, वैसे तो cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर आपके पास आ जाता है तो मैंने उसका आपको जनरल सॉल्यूशन बताया था क्या, कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 आ जाता है तब आपको यूज़ करना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो बस वही कंडीशन हमने यहाँ पर यूज़ की है। अच्छा, अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, -1/2 है। cos में जो 1/2 होता है वो cos π/3 की वैल्यू होती है, मतलब कि 60 डिग्री की। अब लेकिन हमको तो cos नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ मिलेगा? नेगेटिव आपको मिलेगा यहाँ और यहाँ, है ना। तो मैंने बोला था जनरल सॉल्यूशन के लिए पास वाली वैल्यू लिखनी है। पास वाली मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना, ये पास पड़ रहा है। यहाँ पर आने के 2 तरीके हैं, एक तो π/2 प्लस, दूसरा π-। हम चूज करते हैं π-। तो एक तो y की वैल्यू डालिए जो हमारे पास है cos 2x, -1/2 है ना। अब क्या लिखेंगे इसको, π-, ये कितने की वैल्यू थी? π/3 की, तो π-π/3। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो cos 2x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास, देखिएगा π - π/3 है तो 2π/3 हो गया। cos से cos दोनों साइड से अच्छा, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए इसका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया अल्फा। तो क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये तो बात की थी हमने, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। 2 का इधर डिवीजन, आपको x पता करना है तो 2 का इधर डिवीजन करिए, तो x इज इक्वल टू 2 का यहाँ पर डिवाइड होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकल कर आया। तो इसके 2 जनरल सॉल्यूशन आपके पास निकल कर आ गए हैं। एक तो आ गया 2n+1 π/4 और दूसरा आ गया आपका n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अभी क्लियर हुआ होगा, और देखेंगे और क्लियर होता चला जाएगा। चलिए, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट 6 वाले पे ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x। इज इक्वल टू 0 आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक काम कर लेते हैं हम लोग कि इन दोनों में आप cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। किसका? cos c प्लस cos d। फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है ना। ये c है, ये आपका d है। दिस इज cos c प्लस cos d। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखिएगा शीट में, आपको मिलेगा 2 cos c प्लस d बाई 2। c की प्लेस पर 3x है, d की प्लेस पर x है, बाई 2, c प्लस d बाई 2। ठीक है ना, 2 cos c प्लस d बाई 2। उसके बाद cos c माइनस d बाई 2, 3x माइनस x बाई 2 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। 3x प्लस x 4x हो गया, 4x अपॉन 2 करेंगे तो 2x ही आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका 2 cos 2x माइनस, सॉरी 2 cos 2x हो गया। ये कितना हो गया, 3x माइनस x 2x, 2x अपॉन 2 तो x रह गया, तो हो गया आपका सिर्फ cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। देखिए आप इन दोनों में से cos 2x कॉमन ले सकते हैं, cos 2x कॉमन, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का एक एक करके 0 के इक्वल डाल दीजिए। ठीक है, cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos 2x, देखिए 0 जो होती है वो cos में देखा जाए तो cos π/2 की वैल्यू होती है ना।
होती है ना। अच्छा अब समझिएगा, मैंने आपको बताया था cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो थीटा इज इक्वल 2x 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये तो बताया था। 2 इधर आ जाएगा नीचे, तो आपको x मिल जाएगा 2n प्लस 1, वो जब यहाँ नीचे आएगा तो मिल जाएगा, हो जाएगा ये पाई बाय 4। यह आ गया आपके पास पहला वाला, ठीक है ना। जरा दूसरे के बारे में बात करिए, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टू cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1/2, ये निकल कर आ गया। अच्छा 1/2 जो होती है वो cos में cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, मतलब कि cos x इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। और अगर cos x इज इक्वल टू cos, आपको याद है ना, मैंने बताया था कि अगर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये तो बताया था। तो थीटा ये पर x है यहाँ, है ना, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। बस आपको इतना ही करना था इसके अंदर, ये आपके ये दो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा, अगला बता रहा हूँ मैं आपको, 7th वाला देखिए। वो जरूर कंडीशन याद रखिएगा, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपको यूज़ करना है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन है, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। देखिए sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x प्लस cos x हमारा एज इट इज है वाला इज इक्वल टू 0। देखिए आप इन दोनों में से cos x को, ये sin 2x का फॉर्मूला लगाया है मैंने, 2 sin x cos x, फॉर्मूला की शीट में देखिएगा sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से देखिए आप cos x कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 2 sin x प्लस 1। अब आप दोनों के एक एक 0 के इक्वल डालेंगे, तो पहले आप डालेंगे तो cos x इज इक्वल टू 0, आपको वही कंडीशन फिर से मिल गई है। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा। 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से पहले sin x की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 sin x इज इक्वल टू -1, तो आपको मिलेगा sin x इज इक्वल टू -1/2, ये आपके पास sin x आ गया। अच्छा अब देखिएगा, हमें तो 1/2 बताया भी कि sin 1/2 जो होता है वो sin 30 डिग्री है, मतलब कि π/6 की वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा अब लिखने तो माइनस है, तो माइनस आपको साइन मिलने वाला है यहाँ पर और यहाँ पर। हमें लेनी होती है जनरल सॉल्यूशन में छोटी वाली वैल्यू, तो ये वाली है ना। यहाँ आने के दो तरीके हैं, या तो आप पाई प्लस करिए या फिर आप 3π/2 माइनस करिए। हम पाई प्लस चूज़ करते हैं ना, क्योंकि पाई में आपको चेंज नहीं करना पड़ता। तो sin x इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं साइन, कितने की वैल्यू थी, π/6 की थी ना, तो पाई प्लस π/6, कितना हो गया आपका 7π/6, ठीक है। अच्छा अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर होता है तो थीटा इज इक्वल टू क्या था, n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ठीक है, ये तो था। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम आगे, 8th वाला देख लीजिए।
sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। आपके पास सवाल है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x, ये आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x को, आपको 10th क्लास वाला एक फॉर्मूला याद होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। ठीक है, अच्छा ये टेन 2x इधर लेकर आइए, टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x, ये बन इधर जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा आप इन दोनों में से टेन 2x कॉमन ले सकते हैं, अंदर हो जाएगा आपके पास टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक एक करके 0 के ऊपर डालेंगे। ठीक है, अच्छा अब 0 जो होती है 10 में तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है, अगर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है तो थीटा इज इक्वल टू होता है एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस 0 तो एन पाई ही हो गया, 2x इज इक्वल टू एन पाई, आप x पता करना चाहते हैं 2 इधर आ जाएगा, एन पाई बाई 2 यहाँ आ जाइए, टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा, 1 इधर जाके माइनस हो गया। अच्छा अब देखिएगा ये जो -1 है, वैसे tan 45 की वैल्यू 1 होती है, बट आपको यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव आपको tan मिलेगा यहाँ और यहाँ, तो आपको पास वाली वैल्यू लेनी है ना, तो पाई माइनस 45 मतलब कि पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये हो गया हमारे पास tan 2x, ये कितना हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, और tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये 2 इधर पहुंचा दीजिए, तो आपको x मिल जाएगा n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। भाई 2 जो था ये वाला, इसका यहाँ डिवाइड कर दिया तो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी आ गया, तो n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए सेम ही है, आप पहले sin x और sin 5x में sin c प्लस sin d वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट रहेगा नहीं, कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो फिर से बता दूँगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर कराएगा। ठीक है, चलो बाकी आगे बात करते हैं। ओके बाय।